मुद्रा खोज का सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक रिव्यू जिसका नाम है LIC। अगर आपने भी LIC के IPO में पैसे लगाए थे या फिर आप LIC में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप LIC के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हो कि LIC कैसी कंपनी है या कैसी ग्रोथ रहेगी आने वाले टाइम में, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जब भी बात फाइनेंस की और सेविंग की हो तो हर कॉर्नर तक जाना ज़रूरी होता है और उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है। तो वीडियो के आखिर तक बनी रहेगा दोस्त, जानेंगे सभी एस्पेक्ट्स से, जानेंगे पूरे फाइनेंशियल्स, जानेंगे LIC के कंपटीशन के बारे में, जानेंगे LIC की हिस्ट्री के बारे में और पूरी डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल की। कंपनी का नाम है LIC और कंपनी फाउंडेड की बात करेंगे तो कंपनी 1956 में भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कंपनी ने, और बहुत सी कंपनी को मर्जर करके कंपनी को क्रिएट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और कंपनी के पास 65 ईयर का एक्सपीरियंस है और 61.6% का मार्केट शेयर है इन टर्म ऑफ प्रीमियम। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और कंपनी का 5वां स्थान है रैंकिंग के हिसाब से विश्व में और 10वां स्थान है एसेट्स के हिसाब से विश्व में। बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस की। 1956 में कंपनी को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था भारत सरकार की द्वारा, और 245 कंपनी को मर्ज कर इस कंपनी का गठन किया गया था, जो कि डिफरेंट स्टेट से कंपनीज थी। उन सभी को कोलैबोरेट कर एक कंपनी का गठन किया गया था जिसका नाम था LIC। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का 100% रेवेन्यू इंश्योरेंस सेक्टर से ही आता है। सेगमेंट एंड कैटेगरी वाइज बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी कई तरह की कैटेगरी में इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ग्रुप प्रोडक्ट्स, कॉरपोरेशन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, 16 पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स, 16 नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स, 7 इंडिविजुअल ऑप्शन राइडर बेनिफिट्स। बात करेंगे कंपनी के ज्योग्राफी बिजनेस की। कंपनी का 99% बिजनेस इंडिया से आता है और 1% बिजनेस आउट ऑफ कंट्री यानी कि अब्रॉड से आता है। कंपनी 10 से 12 कंट्री में अपना बिजनेस करती है, जैसे कि फिजी, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम। अब बात करें कंपनी के एडवांटेज की। कंपनी एक ओमनी चैनल पे काम करती है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल एजेंट्स, ब्रांच पार्टनर्स, अल्टरनेटिव चैनल्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर, इंश्योरेंस मार्केट फर्म्स, डिजिटल सेल्स थ्रू पोर्टल द कॉर्पोरेशन वेबसाइट, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स एंड पॉइंट ऑफ सेल पर्सन आते हैं जो कंपनी के बिजनेस को और बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। प्रीमियम कलेक्शन की बात करें तो कंपनी 9% के CAGR की रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। अगर बात करें 2019 की तो कंपनी ने 3,37,127 करोड़ रुपए का बिजनेस करा था, और जो कि बढ़कर 2021 में 4,28,86 करोड़ रुपए हो गया था। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2974 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट था। अब बात करते हैं लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड नेटवर्क की। LIC इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा नेटवर्क है। कंपनी के इंडिविजुअल एजेंट्स ऑल ओवर इंडिया में हर छोटे बड़े शहर में काम करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को और कंपनी की पॉलिसीज़ को बेचने में हेल्प करते हैं। बात करेंगे नंबर्स की तो 1.3 मिलियन इंडिविजुअल एजेंट्स जो LIC के लिए ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। बात करेंगे ऑफिसेस की तो 2048 ऑफिसेस हैं, ब्रांच ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में कंपनी की, और 1559 सैटेलाइट ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया में कंपनी की। बात करेंगे कवरेज की तो 91% कवरेज है ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपनी की। बात करते हैं स्लोगन की, जो कि आपने LIC के लोगों में लिखा हुआ जरूर देखा होगा, जहाँ पे लिखा होता है योगेशम वाह्यम, यानी कि इसका मतलब ये है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है ये, और इसको गीता के 22वें अध्याय में से लिया गया है। कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि आई
कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। ये एक देवनागरी यानी कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ है और जो कि गीता से लिया गया है। अब बात करते हैं LIC की टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में। 1956 में जब कंपनी का गठन किया गया और कंपनी का पहला ऑफिस 1959 में, जहां जो कि कंपनी की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उस टाइम की इंडिया के अंदर। बात करें जोन वाइज तो कंपनी के पास 8 जोन हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, पटना, कानपुर एंड हैदराबाद। बात करेंगे ईयर वाइज ग्रोथ की, 5 ईयर हर 5 साल के बाद ग्रोथ का एनालाइज किया यहाँ पे हमने। बात करेंगे 1956 की, जब से कंपनी बनी थी 1956 से 1961 तक कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट था 184 करोड़ रुपीस का था। 1961 से 1966 तक 285 करोड़ था एंड 1969 से 1974 तक 1530 करोड़ रुपए हो गया था। और यह ग्रेजुअली बढ़ता बढ़ता 2017 से 2022 तक अगर देखेंगे तो 28,01,483 करोड़ रुपए हो गया। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, कंपनी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं थोड़ा फाइनेंशियल्स की, क्योंकि फाइनेंशियल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल्स ही हमें समझ आता है कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है या कंपनी का क्या प्रॉफिट है। बात करेंगे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की विद कंप्यूटर। बात करेंगे LIC की तो 8531 करोड़ रुपए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जहां पे SBI लाइफ इंश्योरेंस का 872 करोड़ रुपए था और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 1237 करोड़ रुपए था। बात करेंगे ICICI प्रो की तो -663 करोड़ रुपए था। बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तो -997 करोड़ रुपए था। आइए अब एक नज़र डालते हैं नेट प्रॉफिट पे। बात करेंगे LIC की तो 2901 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट था कंपनी का एक साल में, लास्ट ईयर में। और बात करेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस की तो 1456 करोड़ रुपए था। और बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की तो 1360 करोड़ रुपए था। और ICICI की बात करेंगे तो 956 करोड़ रुपए था। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो -826 करोड़ रुपए था नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी LIC बाजी मारती हुई नज़र आ रही है और सबसे आगे है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर वो नेट प्रॉफिट हो या फिर वो मार्केट कैप हो या फिर वो रेवेन्यू की बात करें। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कंपनी ने अपने इक्विटीज़ पे क्या रिटर्न दिया है एक स्पेसिफिक ईयर में। बात करेंगे 3 साल की तो 169%, लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 82%। अब बात करते हैं ROC की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की। बात करेंगे 2018 की तो 1580%, बात करेंगे 2019 की तो 1575% और बात करेंगे 2020 की तो 1354%, बात करेंगे 2021 की तो 310%। डेट ऑलमोस्ट कंपनी फ्री है, कंपनी के पास कोई भी किसी भी तरह का डेट नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और एक कंपनी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है। अब बात करेंगे कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की। यहाँ पे हमारे पास पिछले 3 साल का ही डाटा है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है मार्केट के अंदर। बात करेंगे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की तो लास्ट 3 ईयर में 9% का ग्रोथ है कंपनी का। और TTM की बात करेंगे तो 11%। बात करेंगे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की तो 3 साल की तो 6% की ग्रोथ है। और बात करेंगे TTM की तो 7% की ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR का डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में अभी कंपनी रिसेंटली लिस्टेड हुई है। बात करते हैं LIC के कुछ पॉइंट्स की, जो LIC की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है। LIC के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, LIC की रीसेंट ग्रोथ के बारे में, LIC की करंट ग्रोथ के बारे में, ये सभी पॉइंट्स इसकी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है। हमें थोड़ा डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत होती है और इन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव्स दर्शाते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे प्रोस्पेक्टिव्स रहेंगे कंपनी के, या फिर कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी एज पर द कंपटीटर एंड एज पर द मार्केट। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले पॉइंट में। यहाँ सबसे पहले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कंपनी के पास ऐसे बहुत से इंडिविजुअल एजेंट्स हैं जो कंपनी की प्रोडक्ट और कंपनी की पॉलिसीज़ ऑल ओवर इंडिया में एंड कंज्यूमर तक सेल आउट कर रहे हैं, जो कि एक कंपनी का प्लस पॉइंट है। लेकिन एज पर चेंजिंग द सिनेरियो चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं और कन्वर्ट हो रही हैं टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे कंपनी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए कंपनी को डिजिटलाइज होना पड़ेगा
और आज की डेट में जितने भी कस्टमर इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट अवेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो एक हैसल फ्री एटमॉस्फेयर चाहते हैं, जो कि शायद अभी कंपनी के पास नहीं है। और ये एक कंपनी का ड्रॉबैक भी है कि कंपनी डिजिटलाइजेशन में एज़ कम्पेयर विद द प्राइवेट सेक्टर थोड़ा पीछे है, जो कि कंपनी के बिजनेस पे, ग्रोथ पे और रेवेन्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। दूसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वी मे बी अनेबल टू इम्प्लीमेंट आवर ग्रोथ स्ट्रेटजी, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में कंपनी कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत कम्पिटिटिव है। जैसे कि पहले पॉइंट में मेंशन किया गया, डिजिटलाइजेशन के बगैर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर शायद सक्सेस होना या कम्पिटिटिव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बात करें अगर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, जैसे कि पहले पॉइंट्स में मेंशन था, LIC का जो ग्रोथ रहा है वो ओवरऑल 9% का रहा है, जिस ग्रोथ से अगर आगे के प्रोस्पेक्टिव देखें तो आने वाले समय में LIC की ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है एज़ पर द क्रिजल रिपोर्ट एंड एज़ पर द एनुअल रिपोर्ट। 9% की रफ्तार से कंपनी ग्रोथ कर रही है और कंपटीटर इससे ज़्यादा रफ्तार से ग्रोथ कर रहे हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि LIC डिजिटलाइजेशन की कमी के होने के कारण नहीं सेल आउट कर रही, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की सेल पे एडवर्स अफेक्ट डाल रहे हैं, जो कि कंपनी का एक पुल बैक है। चलते हैं अब तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऑल ओवर इंडिया में 24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो 11% CAGR की रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। अगर बिजनेस की बात करें तो 6.2 ट्रिलियन टोटल प्रीमियम था फिजिकल ईयर 2021 में एंड 7.5 ट्रिलियन टोटल प्रीमियम था 2020 में, जिस हिसाब से इंडस्ट्री 11% की रफ्तार से ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है। एक क्रिजल की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले समय में कंपनी 14 से 15% की रफ्तार से ग्रोथ करेगी ये इंडस्ट्री, और फिजिकल ईयर 2026 तक 12.4 ट्रिलियन टोटल प्रीमियम हो जाएगा इस इंडस्ट्री का। तो इस हिसाब से कंपनी को डिजिटलाइजेशन और कंपटीशन इन दोनों को अडॉप्ट नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की सेल पे, रेवेन्यू पे और मार्केट शेयर पे दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि LIC जो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और उसका जो कंपटीशन है वो एक प्राइवेट सेक्टर के साथ है, जो कि इससे फास्टर ग्रो कर रहा है। और डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें या फिर मार्केट कैप्चरिंग की बात करें या फिर फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन की बात करें, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इससे बहुत आगे है। अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें या ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री 18% के CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, वहाँ पे LIC का ग्रोथ जो है ओनली 9% है ड्यू टू लैक ऑफ सम पॉइंट, जैसे पिछले पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया। तो एक क्रिजल की रिपोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर 9% का ग्रोथ LIC का है और मार्केट जो है 18% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो देयर इज़ नो इंश्योरेंस कि आने वाले समय में LIC अपना मार्केट शेयर बचा पाएगी अगर वो इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती है, क्योंकि मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है और मार्केट में बहुत से ऐसे प्राइवेट प्लेयर हैं जो कि फास्टर ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं बैंकिंग सेक्टर का, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन लाइसेंस दिए और बहुत से बड़े बड़े बैंक उभर के आए, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर के पुराने बैंक SBI, PNB या फिर कैनरा बैंक, ऐसे बहुत से पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ जो कि उनसे पीछे रह गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो हैं बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ उनका कंपटीशन था। और अमूमन देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन जब भी होता है पब्लिक सेक्टर के साथ, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर या कोई भी कंपनी आगे निकल जाती है। तो दोस्तों ये था एक 4 पॉइंट्स जो कि LIC की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है। इससे भी हमें समझने में और एनालाइज करने में बहुत आसानी मिली है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं एक डेटा शीट पे, जहाँ पे हमने इसको एक पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के साथ एनालाइज करने की, कंपेयर करने की कोशिश करी है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज एक जैसा ही बिहेव करती हैं, क्योंकि उनके प्रोस्पेक्टिव्स और उनके ओनरशिप
एक समान ही होते हैं, क्योंकि जैसे अगर बात करें LIC की, तो LIC में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है और गवर्नमेंट का प्रेशर भी रहता है सम टाइम, फंड को लेकर, फंड के अरेंजमेंट को लेकर। या LIC देखा जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ा DII है, जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो कि इन्वेस्ट करता रहता है अपने फ़ंड को, तो उस फंड का यूटिलाइज भी करता है। तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण थोड़ा सा इनको अपने प्रोस्पेक्टिव श्रिंक करने पड़ते हैं। तो आइए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 5 साल पहले की बात करेंगे तो शेयर प्राइस था 288 रुपीज़, और 10 साल पहले की बात करेंगे तो शेयर प्राइस था 202 रुपीज़। करंट टाइम की बात करेंगे तो 444 रुपीज़ है, और 5 साल में ग्रोथ की बात करेंगे तो 58% है, और 10 साल की बात करेंगे तो 125% है। यानी कि पर ईयर एवरेज की बात करेंगे तो 12.5% का ग्रोथ दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को। अब बात करते हैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा बैंक है। 5 साल पहले शेयर प्राइस की बात करेंगे तो 153 था, और 10 साल पहले की बात करेंगे तो 145 था, और करंट प्राइस की बात करेंगे तो ओनली 30 रुपीज़ है, और ग्रोथ की बात करेंगे तो -80% है, और 10 साल पहले की बात करें तो -79% है। अब बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की, जिसका 5 साल पहले मार्केट शेयर प्राइस था 696, और 10 साल पहले था 696। अभी करंट प्राइस है 1080 रुपीज़, और ग्रोथ की बात करेंगे तो 5 साल में 55% और 10 साल में 55%। अब बात करते हैं एक कैनरा बैंक की, जो कि PSU बैंक्स हैं। 5 साल पहले की बात करेंगे तो शेयर प्राइस था 360 रुपीज़, और 10 साल पहले की बात करेंगे तो 384 रुपीज़, और करंट की बात करेंगे तो 186 रुपीज़। 5 साल पहले की बात करेंगे तो -48%, और 10 साल की बात करें तो -52%। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी पेट्रोलियम कंपनी की, यानी कि BPC की, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की। 5 साल पहले की बात करेंगे तो 483 रुपीज़, 10 साल पहले की बात करेंगे तो 117 ओनली, करंट प्राइस की बात करेंगे तो 315 ओनली, और 5 साल में ग्रोथ की बात करेंगे तो -35%, और 10 साल की बात करेंगे तो 169%। तो दोस्तों ये था कंपेरिजन विद द PSU बैंक। यहाँ से हमें एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ी और हेल्प मिलेगी, क्योंकि LIC भी एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ऑलमोस्ट ऐसा ही बिहेव रहेगा। प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हमें कंपनी को प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं 5 बिग कंपटीटर की और 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का बहुत बड़ा कंपटीटर है। दूसरा कंपटीशन है कंपनी का SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तीसरा सबसे बड़ा कंपटीशन है कंपनी का ICICI प्रो लाइफ, जो कि प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है। और तीसरा बड़ा सबसे कंपटीशन है ICICI लोम्बार्ड, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। 6th जो सबसे बड़ा कंपटीशन है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि हमने एक एडिशनल यहाँ पे जोड़ा है। अब बात करते हैं 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है, जैसे कि हमने क्रिजल की रिपोर्ट्स में देखा। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 14 से 15% के रफ्तार से ग्रोथ करेगी, और 2026 तक 12.4 ट्रिलियन का प्रीमियम हो जाएगा इस कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री में। तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 65 ईयर का एक्सपीरियंस है। यह हिंदुस्तान की सबसे पहली इंश्योरेंस बड़ी कंपनी है। तो कंपनी को अच्छी तरह से समझ है कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के बारे में, और ये भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि जब कंपनी को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है, उतना ही ज़्यादा कंपनी की मार्केट में पकड़ बढ़ती जाती है। बिगेस्ट मैन पावर कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में 1.33 मिलियन सेल्फ एजेंट्स हैं, जो कंपनी का प्रोडक्ट और पॉलिसी सेल आउट करते हैं। पैन इंडिया में कंपनी उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके अपना सेल प्रोडक्ट और कोई भी नया प्रोडक्ट बेच सकती है, जो कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 91% कवरेज डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि हमने देखा था कंपनी का 91% कवरेज है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी 91% कवरेज करती है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा कवरेज नहीं है। ये भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब बात करते हैं ट्रस्टवर्दी पॉइंट पे। इंडिया के सबसे पुरानी कंपनी के होने के साथ साथ लोगों का बहुत अटूट विश्वास है इस पे,
और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी के जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं हर टाउन में, हर गांव में, हर शहर में जो इनकी पॉलिसीज़ बेचते हैं, उनका कस्टमर के साथ, एंड कंज्यूमर के साथ एक अच्छा बाउंडेशंस होता है कंपनी की फेस वैल्यू के साथ साथ, जो कंपनी के ट्रस्ट को और बढ़ाते हैं। कंपनी के गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी होने के कारण लोगों का विश्वास और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कई बार प्राइवेट सेक्टर में आदमी बिलीव उतना नहीं कर पाता, कई बार कंपनी नहीं होती है, कई बार कंपनी पे बिलीव नहीं बनता, या कंपनी का पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं होता, या कंपनी इतनी फेमस नहीं होती है। तो ट्रस्टवर्थी भी ये कंपनी है, ये भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो दोस्तों ये था एक LIC का स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हमने फाइनेंशियल्स के बारे में समझा, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में समझा, कंपनी के प्रो एंड कॉन्स के बारे में समझा, कंपनी की रिसर्च के बारे में समझा, कंपनी की क्रिजल की रिपोर्टिंग के बारे में समझा, और आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ के बारे में समझा। आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा कि कंपनी कैसी है और आने वाले समय में क्या ग्रोथ हो सकती है। अब बात करेंगे बॉटम लाइन की, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन बिहेव जो करेगी मार्केट में कंपनी PSU की तरह ही करेगी। तो हमें इसी तरह से इसको एनालाइज करना है, और इसी तरह से कंपनी के प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे मेरे हिसाब से नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे फिर से एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। मुद्रा की खोज में, मुद्रा की खोज जारी रहेगी। धन्यवाद।